हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक पर्यावरण के चैप्टर के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था और आज हम ब्रह्मांड के ही छूटे हुए कुछ चैप्टर्स को लेकर आए हैं और आज आपको हम जीवाश्म के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। जीवाश्म नाम से ही पता चलता है, मृत जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जीवाश्म की उत्पत्ति और प्रकार, कितने प्रकार के जीवाश्म होते हैं और जीवाश्म की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो आपको बता देते हैं पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो जीवाश्म की क्या परिभाषा होती है। मृत जीवों के अवशेष या फिर जीवों के जो प्राचीन अवशेष है जो खुदाई के दौरान हमें चट्टानों पर अंकित अवस्था में मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे? जीवाश्म कहते हैं। मृत जीवों के अवशेष या प्राचीन जीवों की निशानियों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। तो ये कैसे बने? अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि ये बने कैसे। तो आपको बता देते हैं कि लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, जीव जो है वो मिट्टी में दब गए थे प्राकृतिक उथल पुथल की वजह से या फिर असंतुलन की वजह से। जीव जो के थे वो क्या हो गए थे, मिट्टी की तहों के नीचे दब गए थे। उस समय वो मिट्टी थी, परंतु कालांतर में अत्यधिक एक के ऊपर एक लेयर आने की वजह से, एक परत आने की वजह से फिर वो क्या हो गया, अत्यधिक दबाव में आ गए। वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो फिर मिट्टी जो है वो चट्टानों में तब्दील हो गई और चट्टानों के बीच में उनके कोमल भाग नष्ट हो गए, परंतु कठोर भाग जो है वो वहाँ पे निशानियों के रूप में या फिर चित्रों के रूप में अंकित हो गए। और अभी वर्तमान में खुदाई के दौरान वही चट्टानें टूटती और उसके बीच में से वो हमें जीवाश्म दिखाई देते हैं, फॉसिल्स दिखाई देते हैं। तो यही जीवाश्म बनने की कहानी है। लाखों वर्ष पहले जीवों की मिट्टी या अन्य किसी अन्य पदार्थ में दब जाने से अत्यधिक ताप और दाब से जीवों के कोमल भाग क्या हो गए, नष्ट हो गए और कठोर भाग चट्टानों के बीच में सुरक्षित रह गए। ये निशान या चित्र के रूप में दिखाई देते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या है, जीवाश्म कैसे बनते हैं, ये अभी आपने इसके बारे में जाना। जीवाश्म को बनने में कुछ 2-5 साल, 10, 50, 100, 200, 1000 वर्ष नहीं लगते, बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो ये एक बहुत स्लो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ये बनके हमें पुरानी दुनिया की कहानी के बारे में बताते हैं। लेकिन ये कहानी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती है। रीजन के सभी जीवों के और सभी घटनाओं के जीवाश्म हमें नहीं मिलते। हमें जीवाश्म मिलते हैं केवल कुछ घटनाओं के या फिर कुछ जीवों के मृत अवशेष ही मिल पाते हैं। तो जितना मिल पाता है उतना जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पुरानी दुनिया में क्या था, कैसे जीव थे, कैसे उनका आकार विशालकाय था या फिर छोटा था। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानते हैं। हैरी मेमथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। हैरी मेमथ क्या था? हैरी मेमथ एक जीव था जो प्रकृति पे पहले जीवित था, उसका अस्तित्व था, अभी वर्तमान में नहीं है। तो हमें कैसे पता चला? जीवाश्म के माध्यम से पता चला। मृत जीवों के अवशेष जिस तरह से प्राप्त होते हैं, तो इनका जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो हुआ था बर्फ़ में हमें प्राप्त हुआ था। बर्फ़ की जो तहें होती है उनके बीच में जमा हुआ ये मिला था। हाथी जैसा जीव है ये, जिसका नाम है हैरी मेमथ। ये जीवाश्म है जो बर्फ़ के बीच दबा पाया गया। देखने पर कुछ वर्षों पूर्व ही मरा लगता है। जब इसको देखा जाता है तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको मरे हुए लाखों वर्ष हो गए, इसको मरे हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। और ऐसा किस वजह से महसूस होता है? क्योंकि ये बर्फ़ के नीचे दब गया था और बर्फ़ एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से इसके शरीर का अपघटन नहीं हो पाता। फलस्वरूप इसका जो अवशेष है वो हमें इस रूप में एक बढ़िया कंडीशन में प्राप्त हो गया। और लाख एक पदार्थ होता है, आपको पता है, हमने लाख संवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो लाख जैसे पदार्थ में दबे जीवाश्म भी अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं।
आर्कियोप्टेरिक्स, यहाँ पे एक शब्द देख पा रहे हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है। ये जीवाश्म हमें किस रूप में मिला? ये मिला हमें चित्र के रूप में। आपको बताया गया था कि कुछ जीवाश्म जो है वो निशानियों के रूप में और कुछ चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म था जो चित्र के रूप में हमें मिला था चट्टानों पे अंकित अवस्था में। और ये क्या बताता है? हर जीवाश्म कोई न कोई कहानी बताता है। तो ये जैव विकास के प्रमाण के रूप में भी इसको देखा जाता है। जैव विकास से प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण होते हैं जैव विकास के। जीवों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, इसको बताने के लिए बहुत सारे प्रमाण हैं अपने पास में, जिसमें से एक ये आर्कियोप्टेरिक्स भी है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो रीढ़ की हड्डी वाले टोटल जानवर होते हैं वो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। उन्हीं में से 2 वर्गों के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, रेप्टिलिया और एवीज। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसको जब हमने देखा, उसके चित्र को जब हमने देखा तो हमने पाया कि इस जीव में रेप्टिलिया और एवीज दोनों वर्गों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। अर्थात इससे क्या बात साबित होती है? इससे बात साबित होती है कि रेंगने वाले जीवों से ही उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ है। अर्थात रेप्टाइल्स जो वर्ग होता है उसी से एवीज वर्ग के जीवों का या पक्षियों का विकास हुआ है। ये बात निकल के सामने आती है इसको देखने के बाद। और इसके बाद में लोमड़ी जैसे जीव से घोड़े का विकास हुआ है। अभी वर्तमान जो घोड़ा आप देख पाते हैं तो घोड़ा शुरू से ही ऐसा नहीं था, इसका विकास होकर ये अब इस कंडीशन में पहुंचा है। तो ये जो विकास हुआ है या वर्तमान घोड़ा आप देख पा रहे हैं, इसका विकास किस प्रकार के जीव से हुआ है और हमें ये कैसे पता चला कि घोड़े जैसे जीव का विकास लोमड़ी जैसे जीव से हुआ है। तो बता देते हैं आपको कि कुछ जीवों के कठोर भाग जीवाश्म के रूप में दिखाई देते हैं। बिन समय में प्राप्त लोमड़ी जैसे जीव घोड़े के विकास की कहानी सुनाते हैं। अलग अलग समय में जब हम इसको खोजते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, तो उनके बीच में हमें हर युग की जो चट्टानें होती है उसमें लोमड़ी जैसा जीव जो है वो बढ़ते हुए हमारे सामने आया है। तो उसको जोड़कर कड़ी से कड़ी मिलाकर और हमने ये बात प्रूव की है कि लोमड़ी जैसे जीव से ही घोड़े का विकास हुआ है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जीवों के शरीर के कार्बनिक अणु जो उसके अंदर होते हैं, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कार्बनिक अणु से नहीं बना हो। सभी जीव कार्बनिक अणु से बने होते हैं, भले ही वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु। तो कभी कभी जीवों के शरीर के कार्बनिक अणु तो नष्ट हो जाते हैं, उनका स्थान अकार्बनिक अणु लेते रहते हैं। ऐसे में जीव के स्थान पर उनकी पत्थर की मूर्ति बन जाती है। और उस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उसकी आंतरिक और बाह्य रचना ठीक उस जीव जैसी ही होती है। यानी जिस जीव का जीवाश्म वो बन रहा है बिल्कुल हूबहू उसकी वो प्रतिकृति होती है, फोटोकॉपी होती है। फ़र्क ये होता है कि कार्बनिक अंश वहाँ से रिप्लेस हो गए और उसकी जगह पे आ गए अकार्बनिक अणु। और अनेक पादपों के जीवाश्म इस रूप में प्राप्त हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं बीरबल साहनी, पैलियोबोटनिस्ट इसको कहा जाता है। पुरावनस्पति शास्त्र है ये, पूरा वनस्पति शास्त्री। तो इन्होंने ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन करके बहुत सी जानकारी विज्ञान जगत के लिए जुटाई है। पूरा वनस्पति शास्त्र कौन होते हैं? वो होते हैं पूरा वनस्पति शास्त्र जो पुराने पेड़ पौधों के बारे में हमें अवगत कराते हैं। तो जीवाश्मों के माध्यम से ही वो करवाएंगे। पहले के समय में कोई जानकारियाँ जो है वो हमारे पास में लिखित इसका ग्रंथ वगैरह है नहीं, तो जो कुछ भी हमें ये पता लगता है तो जीवाश्मों की मदद से ही पता लगता है। तो जीवों के साथ साथ कुछ पेड़ पौधों की कहानियाँ भी हमारे सामने है। उसी में से एक वैज्ञानिक हमारे हुए थे जिसको पैलियोबोटनिस्ट कहते हैं या पूरा वनस्पति शास्त्री कहते हैं, वो थे डॉक्टर बीरबल साहनी। और बीरबल साहनी जो थे वो इन्हीं जीवाश्मों का अध्ययन कर करके और हमें कुछ जानकारियाँ पुराने समय की हमारे सामने रख रहे हैं। फिर अवशेषी अंग, एक शब्द है अवशेषी अंग। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका उपयोग कभी था ही नहीं। उनका उपयोग पहले था परंतु अभी वर्तमान में उनका कोई उपयोग नहीं है।
तो ऐसे जो अंग है वो हमें जैव विकास की कहानी बताते हैं। जीवों का विकास हुआ है कि नहीं, उसके लिए प्रमाण देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे पुराने समय में काफ़ी लाखों साल पहले उनमें ये सारे अंग मौजूद थे और उनका पर्पस भी था, उनका पाया जाना शरीर के लिए हितकारी भी था। परंतु अभी वर्तमान में ये केवल अवशेषीय अंग के रूप में हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो इन अंगों को अवशेषीय अंग कहते हैं और उनके उदाहरण हैं मुंह में पाई जाने वाले अक्कल दाढ़ और शरीर पे पाए जाने वाले बाल, पुच्छ कशेरुक जो होती है, 33 कशेरुका हम सबसे लास्ट वाली जो वर्टिब्रेट्स होती है उसको हम पुच्छ कशेरुका कहते हैं। इसके अतिरिक्त निमेषक पटल कहते हैं। हमारे नेत्र में यहाँ पर जो एक मांस का पिंड दिखाई पड़ता है वो निमेषक पटल कहलाता है। ये जलीय जीवों में पाया जाता था और हमारा विकास भी चूँकि जलीय जीवों से ही हुआ है इसीलिए ये निमेषक पटल पाई जाती है। परंतु अभी हम जल में नहीं रहते तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और ये जो है वो जल से रक्षा करती है हमारी आँखों की। इसके अतिरिक्त एक कर्ण पल्लव जिसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण पिन्ना, इसका कोई उपयोग अभी नहीं है, परंतु कालांतर में इसका उपयोग था। बड़े बड़े कान होते थे और ये किसी न किसी पर्पज़ से पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये शरीर पे कोई भी जो सूक्ष्म कीट या मक्खियाँ वगैरह बैठती थी उसको उड़ाने के लिए उपयोग में रहे होंगे। अभी इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमारे 2 हाथ जो है वो फ्री हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। पुराने समय में हम चौपाया हुआ करते थे, हमारे हाथ भी जो है वो पैरों की तरह ही यूज़ में लिए जाते थे और इनको अग्रपाद कहा जाता था। अभी ये क्या है, हाथ के रूप में है, तो फिर बड़े बड़े कान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक अलग बात है कि जब कान है तो इस पर हम चश्मा टंगा देते हैं, मास्क भी इस पर लगा लेते हैं। तो ये तो जब है इसीलिए इसका उपयोग कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं होते तो उस हिसाब से हम जो चीज़ें हैं उनको बना देते। तो ये था अवशेषीय अंगों के रूप में। ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमें जैव विकास की कहानी के बारे में बताती है, उसके प्रमाण के बारे में बताती है। फिर इसमें आती है जीवाश्म की आयु किस तरह से ज्ञात की जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीवाश्म कितने वर्षों पुराना है। तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि 2 विधियाँ इसमें होती है। पहली विधि जो है वह है खुदाई के दौरान हमें एक तो कम गहराई में जीवाश्म मिलेंगे और एक अधिक गहराई में जीवाश्म मिलेंगे। जो जीवाश्म हमें अधिक गहराई में मिलते हैं इसका मतलब वो अधिक पुराने हैं और जो कम गहराई में मिलेंगे वो कम पुराने हैं। और एक दूसरी विधि होती है कार्बन डेटिंग विधि। इसमें क्या करते हैं, हम जीवाश्म के भीतर जो कार्बनिक अंश पाया जाता है उसको लेकर और उसका अर्ध आयु काल ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध आयु काल से उसकी आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम 2 विधियों से जीवाश्म की